हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2012 में आई कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म चेंड, जिसकी राइटर और डायरेक्टर हैं जेनिफर लिंच, जो कि डेविड लिंच की बेटी हैं। और आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन जेनिफर हिस की भी डायरेक्टर हैं, लेकिन ये उसे डिसोन करती हैं। ये स्टोरी है डेमियन और डोनाल्ड की, और ये मूवी पूरी तरह से एक अंडररेटेड जेम है। इसके बारे में काफ़ी कम ही लोग जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और मैं आपको इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें क्रीपी सा घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक 9 साल के बच्चे टिम को, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। वो एक बॉक्स को देख रहा है जिसमें कई सारे ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, और वो सब लड़कियों के हैं। वहाँ पर एक जार में कुछ पैसे भी रखे हैं, साथ में कुछ दवाइयाँ भी और एक फाइल भी। टिम एक लाइसेंस निकाल लेता है, और तभी अचानक डोरबेल बजती है, तो वो जल्दी से भागते हुए जाता है, और साथ साथ वो गिनती भी गिन रहा था। वो 10 सेकंड के अंदर ही दरवाज़ा खोल देता है। वहाँ पर आया था एक आदमी जो कि अपने साथ एक फीमेल को किडनैप करके लाया था। वो उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ से सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुन रहा था टिम। वो टेबल के नीचे बैठा हुआ उसी लाइसेंस को देखकर रोए जा रहा था। अब यहाँ हम इतना तो समझ गए हैं कि वो आदमी एक किडनैपर है, और उसने टिम को यहाँ पर कैद किया हुआ है। लेकिन सब कुछ ठीक से समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 8 हफ्ते पीछे, जब टिम अपने पेरेंट्स ब्रैड और सैरा के साथ मूवी देखने जा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, और ब्रैड के हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। टिम को एक पपी चाहिए, लेकिन ब्रैड अभी वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। उन दोनों को थिएटर पर छोड़कर ब्रैड वहाँ से चला जाता है, और वो सैरा को कहता है कि बस के बजाय टैक्सी कर लेना। अब सैरा कहती है कि बस से पैसे बचेंगे, तब वो उसे टैक्सी के पैसे भी दे देता है। हालांकि उसके पास बस इतने ही पैसे थे। वापसी के टाइम पर सैरा टैक्सी बुला रही थी, तभी उसे बाहर एक टैक्सी मिल जाती है, जिसमें बैठकर वो घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों बड़े अच्छे से हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो एक हॉरर मूवी देखकर आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अब उनकी लाइफ में भी असली हॉरर आने वाला है। उन्हें घर ले जाने के बजाय वो ड्राइवर उन्हें कहीं और ही लेकर जा रहा था। सैरा उसे कार मोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर सिग्नल भी नहीं थे, इसलिए वो पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकती। उसे एहसास हो गया था कि ये ठीक नहीं हो रहा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी। तब वो ड्राइवर एक सुनसान जगह पर कार रोकता है, और अब तक वो शहर से काफ़ी दूर आ चुका था। वो सैरा को मारकर बेहोश कर देता है, और इसके बाद उन्हें लेकर जाता है अपने घर, जो कि आबादी से कोसों दूर है। कार को वो गैरेज में पार्क करता है, जहाँ से वो ज़बरदस्ती सैरा को घर में ले जाता है, और कार में बंद टिम अपनी मॉम की चीखें सुनकर परेशान हो रहा था। ये वो हॉरर है जो आपको किसी भी भूत प्रेत वाली मूवी के मुकाबले हमेशा ज़्यादा डराएगा, इसलिए ये ट्रू हॉरर है। कुछ देर बाद वो ड्राइवर वापस आता है, और उसकी बॉडी पर लगा खून बता रहा है कि उसने सैरा को मार डाला। वो टिम को भी अंदर ले जाता है। टिम फाइट बैक भी करता है, लेकिन वो उसे समझा देता है कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, और ना ही तुम्हारी मॉम अब वापस आएगी। तो अब आप सारी कहानी समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे तो मैं समझा देता हूँ। इस आदमी का नाम बॉब है, और एक सीरियल किलर है जो कि फीमेल्स को किडनैप करके अपने घर लाता है, और उनका रेप करके उन्हें मार देता है। उनकी आईडी वो जमा करता है, और जो कुछ पैसे उनके पास से मिलते हैं उन्हें भी। और वो फाइल एक स्क्रैप बुक है, जिसमें वो उन सब लड़कियों के मिसिंग होने की खबर को चिपकाता है, ताकि उसके पास भी एक रिकॉर्ड हो। सैरा भी उसकी विक्टिम बनी, लेकिन टिम उसे ऐसे ही मिल गया, और अब वो उसे छोड़ तो नहीं सकता, इसलिए अब वो उसका पूरा यूज़ करेगा। वो उसे दूसरे कपड़े देता है, और उसे समझा देता है कि अब उसका सिर्फ एक ही काम है, और वो है बॉब का ऑर्डर मानना, जिसके मुताबिक अब टिम उसके घर का नौकर है। वो रोज़ उसके पूरे घर को साफ करेगा, उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखेगा, और बॉब का बचा कुचा खाना ही खाएगा। इसके अलावा जब भी बॉब किसी विक्टिम को लेकर आएगा, तो उसे 10 सेकंड के अंदर ही दरवाज़ा खोलना है, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, और वो दरवाज़ा भी आपने देख लिया। साथ ही उसे विक्टिम की बॉडी को भी दफनाना है, और सारे खून खराबे को भी वही साफ करेगा, और सारी किल्स का रिकॉर्ड भी वही रखेगा। यानी कि बॉब रोज न्यूज़पेपर लाएगा, जिसमें से वो विक्टिम के मिसिंग होने की खबर को काट कर स्क्रैप बुक में चिपकाएगा, और ये सब उसे करना है अपने पूरे जीवन भर के लिए। अब ये उसकी लाइफ है, और बॉब ने उसे नाम दिया है रैबिट। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टार्टिंग में वो किसकी आईडी को देखकर रो रहा था, अपनी मॉम की। और शायद आपने बॉब को पहचाना नहीं, लेकिन ये वही एक्टर है जिसे आपने बचपन में देखा ही होगा। ये विंसेंट डी ओनोफ्रियो हैं, जिन्होंने मैन इन ब्लैक में एडगर द बग का रोल किया था, और ये विल्सन फिस्क भी हैं डेयर डेविल और द पनिशर में। खैर अब टिम इसी तरह जी रहा था, और वो बॉब के घर में एक नौकर की तरह रह रहा था। वो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखता था, और एक दिन न्यूज़पेपर में उसके और उसकी मॉम की मिसिंग होने की खबर छपी थी। उस दिन बॉब के जाने के बाद वो एटिक के थ्रू बाहर निकल रहा था, लेकिन बॉब वहीं पर खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था, क्योंकि घर में कैमरास लगे हैं, जिनसे वो उसकी हर एक हरकत पर नजर रखता है। टिम जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन वहाँ मीलों तक कुछ भी नहीं था। वो पत्थर मार मार कर उसे नीचे गिराता है, और अब उसकी बची कुछ आज़ादी भी छिन गई। उसे चेंट कर दिया गया था,
ताकि वो घर का सारा काम तो कर सके लेकिन घर से बाहर ना जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ये बच्चा फ्री हो ही जाएगा। लेकिन ये सब ऐसे ही चलते हुए पूरे 9 साल बीत जाते हैं और अब ये बच्चा 18 साल का हो चुका है। एक दिन बॉब की टैक्सी में 2 बाप बेटे बैठे थे और वो बाप अपने बेटे को मार रहा था, जिससे बॉब की कुछ बुरी यादें ट्रिगर हो रही थी। अब घर जाकर वो एक फादर फिगर बन रहा था। वो टिम को समझाता है और उसे एक बुक देकर कहता है कि तुम्हें ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना होगा, तुम हमेशा यहाँ बंधे नहीं रह सकते, बाहर जाओ, किसी लड़की से मिलो। बेसिकली वो चाहता है कि टिम भी उसका काम सीख जाए और वो ही उसके काम को आगे बढ़ाए, लेकिन टिम ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तब बॉब उसे बताता है कि उसके डैड ने कब की दूसरी शादी भी कर ली और उसका एक बेटा भी है, यानी कि अगर टिम का कोई है तो वो है बॉब। अब टिम भी होपलेस हो गया था और उसने दुनिया में देखा ही क्या है, 9 साल की ऐसे वो यहाँ पर कैद है। अब जाकर उसे मौका मिला है कुछ पढ़ने का, इसलिए वो उन बुक्स को पढ़ना शुरू करता है। बॉब उसे तैयार कर रहा है ताकि वो उसके रास्ते पर चल सके और डे बाय डे वो ह्यूमन बॉडी के बारे में और ज़्यादा जानता जा रहा है। एक रात जब बॉब अपनी विक्टिम को मार रहा था तो वो फाइट बैक करके फ्री हो जाती है और वो टिम से मदद मांग रही थी, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और बॉब उसे मार देता है। अगले दिन टिम उसके चेहरे पर टाँके लगाता है और इसके बाद वो दोनों एक गेम खेलते हैं विक्टिम्स की आईडीज के साथ। सिर्फ नाम सुनकर उन्हें विक्टिम की सारी इन्फॉर्मेशन बतानी थी, उसकी एज क्या थी, वो कहाँ रहती थी, ये सब, और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। एक दिन एक विक्टिम के बैग में से टिम को एक नाइफ मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वो बॉब को मार देगा। उसके रूम तक जाता है और उसे सुनाई देता है कि बॉब नींद में ही रो रहा था क्योंकि उसे अपना पास दिखाई दे रहा है। बॉब का डैड काफ़ी ज़्यादा अब्यूसिव था, जो कि उसे, उसकी मॉम और उसके छोटे भाई तीनों को मारता था। एक दिन उसने बॉब को मार पीट कर उससे उसकी मॉम का रेप करवाया और उसी दिन वो पागल हो गया और उसने अपने डैड को मार डाला। अब उसे रोता हुआ देखकर टिम भी उसे नहीं मारता। अगले दिन वो एक और विक्टिम को लाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और उसे भी वो मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉडीज को वो दबाते हैं एक सीक्रेट बेसमेंट जैसी जगह में, जो कि उनके घर में ही है। अब जैसे कल बॉब रो रहा था वैसे ही अब टिम रो रहा है और इसका ट्रॉमा तो हम जानते हैं। अगली सुबह बॉब उसे एक कॉलेज ईयर बुक दिखाकर पूछता है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, यानी कि जो लड़की वो पसंद करेगा बॉब उसे किडनैप करके लाएगा ताकि टिम उसका रेप करके उसे मार दे। इसलिए टिम उसे कुछ भी नहीं बताता। तब उसे हार्शली ट्रीट करता है, लेकिन पता नहीं कैसे आज उसे दया आ गई। वो उसकी चेन्स खोलकर उसे फ्री कर देता है और हम देखते हैं कि उन पे कोई हैवी लॉक था ही नहीं। टिम खुद भी उन्हें खोल सकता था, लेकिन उसे डर इतना था कि इतने सालों में उसने कभी ट्राई नहीं किया। और ये हमें यह भी दिखाता है कि अब बॉब को उस पर ट्रस्ट है। अब वो घर में फ्री घूम रहा था और हम देखते हैं कि बॉब की रिकॉर्ड वाली स्क्रैप बुक भर गई, लेकिन आज तक इसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। अगले दिन बॉब जबरदस्ती टिम से एक लड़की चूज करवाता है जिसका जो शिकार करेगा। रात तक उस लड़की को पकड़कर ले आता है जिसका नाम है एनजी, और अब टिम को उसे मारना होगा और अगर वो नहीं मारेगा तो बॉब तो मार ही देगा। अब वो उन दोनों को अकेला छोड़ देता है, लेकिन टिम तो कोई मर्डर नहीं करने वाला। एनजी उससे बात करती है तो वो भी जान जाती है कि टिम यहाँ सालों से कैद है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो दोनों यहाँ से बचकर निकल सकते हैं और इतने सालों में पहली बार टिम को होप मिली थी। लेकिन वो काफ़ी देर से बातें कर रहे थे, इसलिए बॉब वहाँ पर आ जाता है। तब मजबूरी में टिम एनजी को स्टैब कर देता है। उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर वो बॉब से कहता है कि उसे शिकार करना है, और बॉब तो इस दिन का कब से वेट कर रहा था, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। अगले दिन वो उसे नए कपड़े देता है और एक नई चेयर लाता है ताकि वो दोनों आराम से बैठकर टीवी देख सके। इससे पहले वो उसके पैरों में बैठता था। इसके बाद उसे शिकार पर लेकर जाता है। आज इतने सालों बाद उस टैक्सी को देखकर टिम को वही दिन याद आ रहा है जब बॉब ने उसकी मॉम को मारा था। इतने सालों बाद उस घर से बाहर निकला है। बॉब उसे पूरे शहर में घुमा रहा था ताकि वो कोई विक्टिम चूज करे, लेकिन टिम सभी को रिजेक्ट कर रहा था। तब बॉब एक जगह पर रुकता है और वो देखता है कि ये सब टिम की चाल थी। उसने टैक्सी पर हेल्प लिखा हुआ है। यहाँ वो ये भी समझ जाता है कि उसने एनजी को नहीं मारा। उसने वहाँ स्टैब किया था जहाँ उसके ऑर्गन्स डैमेज ना हो और वो 2-3 दिन आराम से बच जाए, इसलिए वो आज बाहर निकला है हेल्प लाने के लिए। लेकिन अब तो उसके प्लान पर पानी फिर गया। बॉब जल्दी से घर पहुंचता है एनजी को मारने के लिए, और टिम को उसने गैरेज में लॉक कर दिया था। लेकिन जैसे वो एनजी के पास जाता है उसके पैर में कट मार देती है उसी नाइफ से जो टिम को मिला था। इतने में टिम भी वहां पहुंच जाता है और आज वो बॉब से फाइट करता है। बॉब को लग रहा था कि टिम उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसके बाप जैसा है, लेकिन टिम उसे मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। कुछ इस तरह सालों का टॉर्चर खत्म हुआ और एनजी भी जिंदा बच गई। टिम बॉब की बॉडी को भी वहीं पर दबा देता है और आप सोच रहे होंगे कि अब ये मूवी खत्म हो गई, लेकिन अभी एक मेजर ट्विस्ट बाकी है। टिम अपने डैड के पास जाता है जो कि अब अपनी वाइफ मैरी और बेटे कॉलिन के साथ एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। उनके पास एक पपी भी है जो कि टिम बचपन से चाहता था, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। काफ़ी देर बाद ब्रैड ने टिम को पहचाना। उस घर में टिम और उसकी मॉम की एक भी फोटो नहीं थी। ब्रैड तो उन्हें कब का भूल चुका, और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। ब्रैड बॉब का छोटा भाई है और उसने बॉब को पैसे दिए थे टिम और सैरा को मारने के लिए ताकि वो एक अमीर लड़की से शादी कर सके।
इसीलिए उसने सारा को टैक्सी लेने के लिए कहा था और टैक्सी पहले से सारा का वेट कर रही थी। गरीबी को दूर करने के लिए उसने ये तरीका निकाला। एक मास्टरमाइंड प्लान था जो कि काफी सही जा रहा था अब तक। अब टीम ने बीच में आकर सारा प्लान खराब कर दिया, इसलिए ब्रैड उस पर गुस्सा निकाल रहा है। मैरी बीच में आती है तो ब्रैड उसे भी मारने लगता है, जिससे टीम की बुरी आदत ट्रिगर हो जाती हैं। इसलिए यहाँ वो ब्रैड को जान से मार देता है। मैरी उसे वहां से भेज देती है और पुलिस को कॉल करके कहती है कि किसी ने घर में घुसकर उसके हस्बैंड को मार दिया। अब टीम के पास एक ही ठिकाना था, इसलिए वो वहीं पर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। लेकिन मूवी खत्म होते होते हमें काफी कुछ सुनाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि टीम टैक्सी लेकर बाहर जा रहा है, यानी कि पॉसिबली वो भी एक सीरियल किलर बन गया। यानी कि एक बॉब मरा तो दूसरा जिंदा हो गया। जबकि टीम को तो ड्राइविंग आती भी नहीं होगी, वो तो 9 साल की ऐसे यहाँ पर कैद है। तो आपने देखा कि मूवी कितनी ज्यादा बेस्ट है। ओवरऑल स्टोरी तो अच्छी थी ही, लेकिन आखिर के ट्विस्ट ने इसे और ज्यादा बेहतर बना दिया, जिसे शुरुआत में बिल्डअप कर दिया गया था और हम एंड में जाकर समझ पाए। इस फिल्म का कोई सीक्वल नहीं है और ना ही आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसे जानता ही कौन है सीक्वल किसके लिए बनेगा। ये मूवी सीधा डीवीडी पर ही रिलीज हुई थी, इसलिए इसकी रीच बहुत ही कम रही और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें से कुछ अब तक आ चुकी हैं और आगे और भी आती रहेंगी। आप अंडररेटेड मूवीज वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। डायरेक्टर चाहती थी कि इसका टाइटल रैबिट हो, लेकिन स्टूडियो ने ऐसा नहीं होने दिया। कुछ व्यूअर्स का कहना था कि एंडिंग में काफी रश किया गया, सब कुछ काफी जल्दी हो गया। इसके जवाब में जेनिफर ने कहा था कि एंडिंग और ज्यादा सेंस बनाती, लेकिन ना तो उनके पास टाइम था और ना ही बजट, इसलिए उसे ठीक से शूट नहीं कर पाए। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में काफी कुछ अलग था। उसमें बॉब अपने विक्टिम्स के पीसेस को एक जार में रखता और वो टिम के अंगूठे भी काट देता। उसमें जब टिम सालों बाद घर से निकलता तो वो देखता कि वहाँ आसपास लोग रहने लगे थे और वो इस बात से बेखबर होते कि उस घर में क्या चल रहा था। और पहले मूवी कुछ पुलिस वालों पर फोकस करती जो कि बॉब को ढूंढते। बॉब और टिम का एंगल तो सेकेंडरी था। इसमें कई सारी भारी केल्स और गोर भी था, यानी कि मूवी कुछ कुछ 100 के जैसी होती। लेकिन जब जेनिफर इससे जुड़ी तो उन्होंने कई सारे रीराइट्स किए और इसे एक वायलेंट मूवी के बजाय एक स्लो मूवी बना दिया। जिस सीन में बॉब टिम को पत्थर मारता है वो पत्थर असल में स्पॉन्ज थे। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो में मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, ताकि आगे मैं ऐसी और भी वीडियोस ला सकूं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी पेंडिंग है। और ऐसी और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, तो आगे नोटिफिकेशन भी आपको कैद कर लें आपकी मर्जी से। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, ढेर सारे फैक्ट्स भी और लेटेस्ट मूवीज़ के अपडेट्स भी। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या वो एंथोलॉजी हो या फिर कोई सीरीज या फिर स्लैशर या थ्रिलर या साई-फाई, आप सजेशन दे सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।